नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा में भाजपा को लगेगा बड़ा झटका। अभय चौटाला की सरकार को बड़ी चेतावनी, बोले जल्द सभी मुकदमे वापस लें। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गांव से सत्ता के गलियारे की तलाश, यूपी के ग्रामीण इलाकों में बढ़ी प्रियंका गांधी की सक्रियता। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए सही नीति, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं, राहुल गांधी का मन की बात पर हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मन की बात की जगह कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल का पीएम पर हमला, वायरस के साथ एक आदमी के अहंकार ने देश की 97% जनता को गरीब बना दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा, एक आदमी और उसका अहंकार प्लस एक वायरस और उसके म्यूटेंट्स। इसके अलावा उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए पोस्ट किया कि कोरोना के बाद देश की 97% जनता गरीब हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पर काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी की दर दोगुनी हो गई है। हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सीईओ महेश व्यास से पूछते हैं कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था एक और त्वरित सुधार कर सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले, बीमारी बड़ी है तो सरकार कानून भी वापस ले ले, किसान लौट जाएंगे। जी हां दोस्तों, किसान संगठनों के आंदोलन की वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के आरोपों पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर ऐसी बातें कही जो सरकार शायद सुनना नहीं चाहेगी। राकेश टिकैत ने आज कहा कि अगर बीमारी बड़ी है तो सरकार सोचे कि किसान यहाँ क्यों हैं। किसान यहाँ शांति से बैठे हैं और ये जाएंगे नहीं, ये हटेंगे। पहले सरकार काले कानून वापस ले। कोरोना संक्रमण पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हम शुरू से कह रहे हैं सरकार बात करे, हमारी बात सुने, बातचीत से हल निकाले। जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर आ रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार बात सुने, सरकार को अपने कानून वापस लेने चाहिए। इससे पहले राकेश टिकैत ने सरकार को चेताते हुए कहा था कि किसान आंदोलन शाहीन बाग वाला धरना नहीं है जिसे सरकार जब चाहे उखाड़ फेंके। उन्होंने कहा कि किसानों के जत्थे नए कृषि कानून वापस होने के बाद ही हटेंगे। कोरोना पर भी टिकैत ने पिछले दिनों कहा कि कोरोना का रास्ता अस्पताल जाता है और किसान का रास्ता संसद के लिए जाता है, दोनों के रास्ते अलग हैं। किसानों पर लाठीचार्ज या आंसू गैस दागकर सरकार पीछे नहीं हटा सकती। जो यहाँ बैठे हैं वहाँ डटे रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता टिकैत का कहना है कि किसानों का आंदोलन शुरू हुए 6 महीने हो गए, लेकिन सरकार ने मांगे नहीं मानी, लेकिन किसान भी यहाँ से नहीं जाएंगे, यह आंदोलन चलता रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल पर तकरार, ममता की पीएम मोदी को चिट्ठी, चीफ सेक्रेटरी को भेजने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, साइक्लोन यास का असर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बंगाल की राजनीति में तूफान जारी है। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र द्वारा तलब किए जाने पर बंगाल की सरकार ने आपत्ति जताई है। अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी ने अपने चिट्ठी में कई नियमों और संविधान का हवाला देते हुए चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर को गलत करार दिया है। ममता ने साफ इनकार कर दिया है कि राज्य सरकार इस संकट के समय में अपने चीफ सेक्रेटरी को नहीं छोड़ सकती है और नहीं छोड़ रही है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा कि कुछ हफ्ते पहले ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की अपील की मानी थी और चीफ सेक्रेटरी के कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ाया था, लेकिन अब फिर रुख को बदला गया है। अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने एक बार फिर साइक्लोन यास को लेकर बंगाल में हुई बैठक का जिक्र किया, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ममता ने इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के विधायक शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी पर नाराजगी व्यक्त की। ममता ने लिखा कि पीएम सीएम की मीटिंग में किसी विधायक का होना ठीक नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 12वीं की परीक्षा पर सस्पेंस बरकरार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन का समय मांगा। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बीच सीबीएसई और आईएससी की 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट से 2 दिन का और समय मांगा। दरअसल केंद्र ने कोर्ट से कहा कि उसे 12वीं की परीक्षा कराने या रद्द करने का फैसला लेने के लिए 2 दिन का समय और चाहिए। केंद्र ने कहा कि वह गुरुवार को कोर्ट को अपना फैसला बता सकता है। इसके बाद कोर्ट ने गुरुवार तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार इस मामले की सुनवाई टाली है। इससे पहले कोर्ट ने 28 मई को सुनवाई की तारीख 31 मई तक के लिए स्थगित की थी। बता दें कि याचिकाकर्ता ने 12वीं परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने संबंधी याचिका एडवोकेट ममता शर्मा की ओर से डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जस्टिस AM खनविलकर और दिनेश महेश्वरी की स्पेशल बेंच सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र से कहा, आप जो भी फैसला लेना चाहते हैं उसके लिए आजाद हैं। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से उम्मीद जताई गई है
कि जो पॉलिसी आपने पिछली बार लागू की थी उसे इस बार भी दोहराया जा सकता है। अगर सरकार पिछले बार की नीतियों से अलग जाना चाहती है तो उसे स्पष्ट कारण बताने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है, परीक्षा आयोजित कराने से बच्चे संक्रमण का शिकार हो सकते हैं, इससे लाखों बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। गौरतलब है कि बोर्ड परीक्षा अमूमन फरवरी मार्च में कराए जाते हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बार सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी। इसकी घोषणा 14 अप्रैल को की गई थी। साथ ही कहा गया था कि 12वीं की परीक्षा बाद में कराई जाएगी। इसके बाद 24 मई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्री के साथ बैठक की थी। इसमें 12वीं की परीक्षा आयोजित कराने को लेकर चर्चा भी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, कोरोना वैक्सीन के लिए राज्य क्यों दे ज्यादा कीमत। जी हां दोस्तों, राज्यों को कोरोना वायरस की वैक्सीन ज्यादा कीमतों में दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है। कोरोना महामारी के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर क्यों एक ही वैक्सीन राज्य को केंद्र के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा दाम में मिल रही है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वैक्सीन की खरीद केंद्र सरकार के स्तर पर हो और राज्य को इसे बांटा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि वैक्सीनेशन बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसको लेकर जो पॉलिसी है वो बहुत स्पष्ट नहीं दिखती है। कोर्ट ने कोविन पोर्टल से लेकर वैक्सीन की कीमतों को लेकर कहा कि वैक्सीन के इतने सारे दाम हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोर्ट ने कहा, हमारी चिंता पूरे देश को वैक्सीन उपलब्ध कराने को लेकर है। हम मूल्य निर्धारण नीति पर जवाब चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप राज्यों से एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा करने के लिए कह रहे हैं, यहां तक कि वैक्सीन की खरीद के लिए नगर निगम तक टेंडर जारी करने की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस साल के अंत तक 18 साल से ज्यादा के सभी नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम पूरा हो जाएगा। वैक्सीन के दामों को लेकर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्यों में दामों को लेकर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। कई राज्यों ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए, लेकिन वैक्सीन बनाने वाली कई कंपनियां सीधे देश से बात करती हैं, राज्य से बात नहीं करती हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यह भी बताया कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट लगभग पूरी हो चुकी है और कोरोना महामारी और ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति अब पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अभय चौटाला की सरकार को बड़ी चेतावनी, बोले जल्द सभी मुकदमे वापस लें। जी हां दोस्तों, इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि लुटेरों के गठबंधन वाली हरियाणा सरकार किसी प्रकार की गलतफहमी में ना रहे। कोरोना की बीमारी पर काबू पाने के बजाय किसानों को बार बार उकसाने के जो घटिया पैतरे वह अपना रही है, इन्हें बंद करें। सरकार कई बार किसानों के ऊपर बेवजह लाठीचार्ज कर चुकी है। हिसार में किसानों व महिलाओं को लाठियां मारी गई, इतने भी इनको सब्र नहीं पड़ा तो किसानों पर मुकदमे दर्ज कर दिए। फिर जब वहां लाखों किसान इकट्ठा हुए तो इन्होंने केस वापस लिए। इन्होंने कहा कि कोरोना के समय में सरकार जानबूझकर किसानों को इकट्ठा होने पर मजबूर कर रही है। पूरे देश में जब काले कानूनों के 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाया जा रहा था, तब भी इन्होंने जानबूझकर किसानों को परेशान किया। ये लोग बार बार हरियाणा के किसानों को टारगेट कर रहे हैं। खासकर सिरसा में जो किसानों पर केस दर्ज किए हैं, केसों के जरिए ये बार बार किसानों को उकसा रहे हैं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि अगर ये मुकदमे वापस नहीं लेते हैं तो हिसार से भी बड़ी संख्या में लोग सिरसा पहुंचेंगे। हिसार में तो ट्रेलर भर था, सिरसा में पूरी फिल्म दिखा दी जाएगी। अभय चौटाला ने कहा कि पहले थूक दो और फिर उसे चाट लो। इस सरकार की यह आदत बन गई है। सरकार को सिरसा में किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे तुरंत वापस लेने होंगे, वरना सरकार का सिरसा में आना तो दूर, सिरसा की तरफ मुंह करके सोना भी मुश्किल हो जाएगा। किसानों को बर्बाद करने वाली सरकार को चैन से सोने नहीं देंगे। हरियाणा को दबाने की सारी कोशिश नाकाम कर देंगे। इस तरह के फर्जी मुकदमों से सरकार किसानों को डरा नहीं सकती। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे और किसानों की मांगों को केंद्र सरकार नहीं मानती है, तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे और सरकार के सारे हथकंडों का कड़ा जवाब देते रहेंगे। हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस षड्यंत्र के तहत किसानों पर लाठियां बरसाई हैं और अब सिरसा में किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, ऐसे में गठबंधन सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार मुकदमे दर्ज करके किसान आंदोलन को कमजोर नहीं कर सकती और न ही उन्हें डरा सकती है। किसानों से पहले इनेलो के सभी कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देने और जेल भरो आंदोलन का आगाज करने के लिए एकदम तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार को अतिशीघ्र सभी मुकदमे वापस लेने होंगे, अन्यथा बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार रहें। सरकार यह बात अच्छी तरह से जान व समझ ले कि किसान पहले छेड़ता नहीं है और बाद में छोड़ता नहीं है। किसान हर कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करके लड़ना बखूबी जानता है और तमाम मुश्किलों को सहकर भी आगे बढ़ना उसके जीन्स में है। इसलिए सरकार किसानों पर अपनी ताकत
ताकत आजमाना छोड़ दे। मेरी हरियाणा सरकार को यह चेतावनी है कि वह किसानों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमों को जल्द से जल्द वापस ले। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार से मांग करता हूं कि 3 काले कानूनों को वापस ले और स्वामीनाथन रिपोर्ट की सभी मांगों को पूरा करने के साथ साथ एमएसपी का लिखित कानून। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाँव से सत्ता के गलियारे की तलाश, यूपी के ग्रामीण इलाकों में बढ़ी प्रियंका गांधी की सक्रियता। जी हां दोस्तों, पंचायत चुनाव और उसके बाद कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से हुई गाँव में मौतों से लोग दहशत में हैं। गाँव में न लोगों को बेहतर इलाज मिल पा रहा है और न ही उनकी बेहतर देखभाल हो पा रही है। कांग्रेस ने ऐसे आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को न सिर्फ घेरा है बल्कि गाँव के गलियारों से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत के हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के विजेताओं को चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी हैं। इन चिट्ठियों में प्रियंका गांधी ने उनको बधाई देते हुए कोविड की इस लड़ाई में कांग्रेस का साथ देने की बात कही है। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में प्रियंका गांधी की बड़ी हलचल से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। कभी चिट्ठी के माध्यम से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे जिम्मेदारों से सवाल करती है तो कभी वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोरोना में जान गंवाने वालों के घर जाकर उनका हालचाल लेती हैं। इस बार प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के गांव के माध्यम से लोगों को जोड़ना शुरू किया है। इस कड़ी में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी लिखनी शुरू की है। यह चिट्ठी कांग्रेस के कार्यकर्ता और ब्लॉक प्रमुखों के माध्यम से ऐसे विजेताओं को पहुंचेंगी और प्रियंका गांधी का संदेश उन तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश के गांव में जिस तरीके से योगी सरकार ने लापरवाही बरती और गांव में लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं रहा। इस दौर में कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना है कि कदम कदम पर फेल होने वाली योगी सरकार के लिए अब गांव के लोगों को जानना और समझना होगा कि भाजपा नेता सिर्फ अपनी और अपने नेता की छवि को चमकाने में लगे हुए हैं, न कि उनकी जान को बचाने में। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी ने नवनिर्वाचित प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के साथ कंधा मिलाकर चलने की अपील की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इस वक्त गांव में योगी सरकार के प्रति लोगों की जबरदस्त नाराजगी है। कांग्रेस नेताओं को इस बात का अंदाजा है, अगर गांव के लोगों की नाराजगी भाजपा सरकार से बढ़ रही है तो उनके पास विकल्प के तौर पर कांग्रेस जैसी पार्टी होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की सक्रियता को गाँव के गलियारों में बढ़ा दिया है। प्रियंका गांधी की सक्रियता का नतीजा है कि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गाँव में सक्रिय हो गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए सही नीति, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं, राहुल गांधी का हमला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों से मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये कार्यक्रम कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच हुआ। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम से कुछ मिनट पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन पर ट्वीट कर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए सही नियत, नीति, निश्चय, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं। इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झूठी छवि के लिए उनकी सरकार के किसी विभाग के मंत्री किसी भी विषय पर बोलने को मजबूर हैं। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री की झूठी छवि के लिए किसी भी विभाग का मंत्री किसी भी विषय पर कुछ भी बोलने के लिए मजबूर है। उन्होंने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में दावा किया था कि टीकाकरण की जो गति अभी चल रही है वह यदि इसी प्रकार चलती रही तो उसके पूरा होने में 3 साल लग जाएंगे। उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि प्रधानमंत्री की नौटंकी के कारण कोरोना की दूसरी लहर आई। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ मिलकर कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं और ऐसे समय में राहुल गांधी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के लिए नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा था, यह देश और देश की जनता का अपमान है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के मुख्य सचिव को वापस बुला सकता है केंद्र, पर इनकार कर सकती है ममता। जी हां दोस्तों, पूर्व शीर्ष नौकरशाहों और कानून के जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को सेवानिवृत्त होने के दिन दिल्ली बुलाने के अपने आदेश का पालन करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें कार्य मुक्त करने से इनकार कर सकती है। दरअसल केंद्र ने बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने का आदेश चक्रवाती तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक को मुख्यमंत्री की ओर से महज 15 मिनट में निपटाने से पैदा विवाद के कुछ घंटों के बाद दिया। इससे कुछ दिन पहले राज्य में कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद के लिए बंदोपाध्याय का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाने का केंद्रीय आदेश जारी किया गया था। भारत सरकार के पूर्व सचिव जवाहर सरकार ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे तबादलों को कंट्रोल करने वाले अखिल भारतीय सेवा नियमावली को
विनम्रता से जवाब दे सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र के लिए एक तरफा तरीके से IAS या IPS अधिकारी का तबादला करना मुश्किल है जो उसके नियंत्रण में नहीं है, बल्कि संघ के भीतर दूसरे सरकार के अधीन है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के नियम 6(1) के तहत किसी राज्य के काडर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति केंद्र या अन्य राज्य या सार्वजनिक उपक्रम में संबंधित राज्य की सहमति से की जा सकती है। भारतीय प्रशासनिक सेना नियम 1954 के तहत कोई असहमति होने पर मामले पर निर्णय केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर सकती है या संबंधित राज्य सरकार केंद्र सरकार के फैसले को प्रभावी कर सकती है। सरकार ने कहा, हालांकि समस्या केंद्र सरकार के लिए यह है कि उसने ना तो पश्चिम बंगाल सरकार की और ना ही बंदोपाध्याय की सहमति ली, जो ऐसे तबादलों में आवश्यक मानी जाती है। जवाहर सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या हाईकोर्ट के जरिए कानूनी रास्ता भी अपना सकती है। हालांकि माना जा रहा है कि केंद्र ने दोनों मंचों पर कैविएट दाखिल किया है। यह वह तरीका है जिसमें सामान्य समझ महत्व रखता है। वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणाभ घोष ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री तत्काल अधिकारी को कार्यमुक्त नहीं करने का फैसला करती है तो कानूनी जटिलताएं पैदा हो जाएंगी। घोष ने कहा कि मुख्य सचिव सीधे मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस बोली, यह सरकार देश के लिए हानिकारक, हर मोर्चे पर हुई विफल। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि यह सरकार देश के लिए हानिकारक है क्योंकि वह हर मोर्चे पर विफल हुई है और इसने लोगों के भरोसे को तोड़ा है। पार्टी ने कहा, सच तो यह है कि मोदी सरकार के 7 साल 140 करोड़ लोगों के देश के लिए अथाह पीड़ा, अथाह तबाही और अथाह कष्ट की कहानी है। विपक्षी पार्टी ने इस मौके पर सरकार की ओर से की गई 7 बड़ी भूलों का एक आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें मोदी सरकार द्वारा लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को त्यागने का आरोप लगाया गया है। इसमें सरकार की प्रमुख असफलताओं के तौर पर गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई और कोविड-19 कुप्रबंधन को गिनाया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा, कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए सही नीयत, नीति, निश्चय, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं। गांधी की यह टिप्पणी उस दिन आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित किया। कांग्रेस महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 7 वर्ष एक सरकार द्वारा अभूतपूर्व बर्बादी, जिम्मेदारियों के त्याग और भारत के लोगों का परित्याग किए जाने की कहानी है, जिसे पूरा प्रेम एवं स्नेह दिया गया। उन्होंने कहा, यह सरकार देश के लिए हानिकारक है क्योंकि इसने भारत के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जताए गए लोगों के भरोसे एवं सहज विश्वास के साथ छल कर रही है। सुरजेवाला ने कहा, यह उस सरकार द्वारा 140 करोड़ भारतीयों के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा है, जिसे असंख्य वादों पर चुना गया है। 7 वर्षों के बाद सबका हिसाब लेने का वक्त आ गया है। यह पूछने का वक्त आ गया है कि देश क्यों पीड़ा में है। कांग्रेस 4.5 मिनट का एक वीडियो भारत माता की कहानी भी लेकर आई है, जिसमें पिछले 7 वर्षों में सरकार की विफलताएं गिनाई गई हैं। सुरजेवाला ने पत्रकारों से कहा, सच तो यह है कि मोदी सरकार के 7 साल 140 करोड़ लोगों के देश के लिए अथाह पीड़ा, अथाह तबाही और अथाह कष्ट और दर्द की कहानी है। उन्होंने कहा, महामारी के बीच मोदी सरकार ने अपने लोगों का परित्याग कर दिया है और अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को त्याग दिया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मोदी सरकार गरीबी पर हमला करने के बजाय गरीबों, मध्यम वर्ग और हाशिए पर रहने वालों पर हमला करने की दोषी है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने आज एक मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरी आर्थिक मंदी में तब्दील कर दिया है। बेतहाशा महंगाई के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, जिसमें 70 साल में पहली बार पेट्रोल 100 रुपए और सरसों का तेल 200 रुपए प्रति लीटर के पार जा रहा है। सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार राष्ट्रीय अखंडता के साथ साथ हमारी क्षेत्रीय अखंडता पर अक्षम्य समझौता करने की दोषी है। मोदी सरकार ने हमें केवल दर्द और पीड़ा दी है और उसने इस देश में लोकतंत्र की हर व्यवस्था का नाश किया है और हमें एक राष्ट्र के तौर पर इसे बहाल करने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक ही शर्त पर वापस हो सकता है किसान जब तीनों कानून रद्द होंगे, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, एक तरफ देश में कोरोना वायरस चल रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पिछले 6 महीने से धरनारत हैं। न सरकार पीछे हटने को तैयार है, न किसान पीछे हटते नजर आ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी दोहराया है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते वे दिल्ली बॉर्डर से नहीं हटेंगे और न वापस घर जाएंगे। ट्विटर पर लिखते हुए राकेश टिकैत ने कहा है, किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़ने वाला नहीं है। किसान एक ही शर्त पर लौट सकता है, तीनों कानून रद्द कर दो और MSP पर कानून बना दो। किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़ने वाला नहीं है, किसान एक ही शर्त पर लौट सकता है, तीनों कानून रद्द कर दो और MSP पर कानून बना दो। इसके अलावा एक दूसरे ट्वीट में राकेश टिकैत ने कहा है, इस आंदोलन में पूरे देश के किसान एकजुट हैं, दवाओं की तरह अनाज की कालाबाजारी नहीं होने देंगे। राकेश टिकैत ने सरकार को भी आगाह किया है कि अगर किसानों पर कार्रवाई की गई तो वे आंदोलन को और अधिक तेज कर देंगे। राकेश टिकैत ने कहा है, देश भर में आंदोलित किसानों पर कहीं भी किसी भी किसान पर मुकदमे दर्ज किए गए तो आंदोलन को देशव्यापी धार दी जाएगी।
इससे पहले भी राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों को हटाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा था कि आंदोलन जब तक भी करना पड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना है। इस आंदोलन को भी अपनी फसल की तरह सींचना है, समय लगेगा, बिना हिंसा का सहारा लिए लड़ते रहना है। कल राकेश टिकैत ने कहा था कि रोटी तिजोरी की वस्तु न बने, इसलिए किसान 6 माह से सड़कों पर पड़ा है। भूख का व्यापार हम नहीं करने देंगे और आंदोलन की वजह भी यही है। आंदोलन लंबा चलेगा। कोरोना काल में कानून बन सकते हैं तो रद्द क्यों नहीं हो सकते। वहीं दूसरी तरफ सरकार कोशिश कर रही है कि किसान दिल्ली बॉर्डर से वापस चले जाएं, मगर सरकार कृषि कानूनों पर वापस होती नजर नहीं आ रही, जिस कारण ये कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन किस दिशा में। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बोले, महीने के अंत तक आ सकता है कोरोना की दूसरी लहर का पीक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजयराघवन का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक इस महीने के अंत तक आ सकता है। न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में विजयराघवन ने कहा कि अभी वायरस का ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है जिस पर वैक्सीन प्रभावी ना हो। उन्होंने कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को लेकर कहा है कि ऐसा किसी एक नहीं बल्कि कई कारणों से हुआ है। गुरुवार को देश में कोरोना के रिकॉर्ड 3,14,835 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में अब तक हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इस पर प्रोफेसर विजयराघवन का कहना है कि वास्तविकता में बहुत बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं जो गंभीर चिंता का विषय है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।